वेलकम बैक गाइज। आज हम लोग फिर से क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ने वाले हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 1, सत्ता की साझेदारी। हमने पिछला वीडियो में चर्चा किया था कि सत्ता की साझेदारी क्या होता है और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है किसी भी देश में। इसको जानने के लिए हम लोग दो देशों का उदाहरण ले रहे थे, जिसमें कि मैंने पिछला वीडियो में बेल्जियम की राजनीतिक कहानियों के बारे में बताया था और दिखाया था कि वहाँ के सरकार ने किस प्रकार से अपने देश के शासन व्यवस्था में सभी समुदाय के लोगों को बराबरी का भागीदार बनाया और अपने देश में गृह युद्ध जैसी संभावनाओं को किस तरह से रोक लेती है। वहाँ पर 3 प्रकार की सरकार बनाई गई थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जिसमें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों सरकारों में राज्य सरकार जो था वो किसी प्रकार के केंद्र सरकार का अधीन नहीं था। और मैंने ये भी बताया था कि वहाँ की सरकारों में जब भी कोई कानून या संविधान बनना होता है तो वहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों प्रकार के सरकार को आपस में पूर्णतः जब सहमति बनती है, अर्थात जब दोनों समुदाय के लोगों में जब पूर्णतः सहमति बनती है, तब वहां पर संविधान पूरी तरह से लिखा जाता है। अन्यथा उसमें से एक भी समुदाय के लोग अगर संविधान के खिलाफ खड़ा होते हैं तो वहां पर संविधान नहीं बनाई जाती है। ये सारे बातों को हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए दूसरा देश का उदाहरण, जिसका नाम है श्रीलंका। तो हम इस श्रीलंका के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। इस सारे बातों पर आज चर्चा करेंगे और फिर बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों की कहानी को मर्ज कर, अर्थात दोनों की कहानियों से तुलना कर हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि सत्ता की साझेदारी आखिर किसी भी देश में क्यों जरूरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की कहानी श्रीलंका से। ठीक है, आते हैं। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं श्रीलंका का, तो श्रीलंका का अगर हम लोग बात करेंगे तो श्रीलंका एक क्या है, द्वीपीय देश है। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको हमेशा देखने को मिलेगा सामाजिक विज्ञान में, एक होता है द्वीप, एक होता है द्वीप और एक वर्ड आता है हमेशा प्रायद्वीप। ये द्वीप और प्रायद्वीप क्या होता है, तो जब कोई भी जमीन का टुकड़ा चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, जब कोई भी जमीन का टुकड़ा चारों तरफ से पानी से घिरा होता है तो उसको हम लोग द्वीप बोलते हैं। और जब कोई जमीन का टुकड़ा तीन ओर पानी से घिरा रहता है तो हम उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। अर्थात चारों तरफ से अगर पानी से घिरा जमीन है तो उसको बोलेंगे द्वीप, और अगर जमीन अगर 3 ओर से अगर पानी है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीप। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग रिटर्न होते हैं। तो श्रीलंका एक क्या है, द्वीपीय देश है, अर्थात श्रीलंका के चारों तरफ क्या है, जल ही जल है, सागर ही सागर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, द्वीपीय देश बोलते हैं। आते हैं, द्वीपीय देश है, उसके साथ साथ जो है श्रीलंका हमारा भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश है। क्या है, द्वीपीय पड़ोसी देश, भारत का ये द्वीपीय पड़ोसी देश है। अर्थात ये जो श्रीलंका जो है भारत के तमिलनाडु से, भारत के दक्षिण भारत के तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर है ना, कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है। अगर हम लोग बात करेंगे श्रीलंका का, तो श्रीलंका की अगर हम लोग बात कर लेते हैं राजधानी का, तो श्रीलंका का प्रथम राजधानी, जिस समय का हम लोग अभी बात करेंगे किताब से, एनसीईआरटी किताब से, उस समय का अगर हम बात करेंगे तो श्रीलंका का प्रथम राजधानी होता है कोलंबो। लेकिन अभी जो है 1982 ईस्वी में श्रीलंका का राजधानी को बदलकर वहां पर राजधानी बना दिया गया है श्री जयवर्धनपुरा कोटे, श्री जयवर्धनपुरा कोटे, वहां पर अभी वर्तमान राजधानी है श्रीलंका का। अब हम लोग बात कर लेते हैं श्रीलंका के कुल आबादी का। तो यदि अगर हम श्रीलंका के कुल आबादी का अगर हम बात करें तो श्रीलंका का कुल आबादी जो है वो है 2 करोड़, लगभग 2 करोड़। अब इसके अगर हम लोग अपने भारत देश के राज्य से अगर तुलना करेंगे हरियाणा से, तो हरियाणा के लगभग इसका आबादी क्या माना जाएगा, बराबर माना जाएगा। और वहीं पर बेल्जियम में देखे थे, बेल्जियम के आबादी हरियाणा राज्य से आधी मानी गई थी, और यहाँ पर इसका आबादी हरियाणा राज्य के लगभग बराबर माना जाता है। क्यों, क्योंकि हरियाणा राज्य की आबादी लगभग 2 करोड़ ही है। तो आइए इस तरह से हम लोग इसका आबादी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं श्रीलंका में
उसका जातीय बनावट। तो अगर जातीय बनावट का अगर बात करें तो श्रीलंका के पूरी आबादी में 74% आबादी सिंगली लोगों का है, अर्थात ये सब बहुसंख्यक है। ये सब क्या है? बहुसंख्यक, सिंगली बहुसंख्यक है। अगर वहीं पर अगर हम तमिलों का बात करें तो पूरी आबादी में तमिलों का जनसंख्या है 18%। अब ये 18% जो तमिल है, ये भी तमिल दो तरह के तमिल है। उसमें एक है श्रीलंकाई तमिल जो पूरी तरह से श्रीलंका के ही निवासी थे, और दूसरा है हिंदुस्तानी तमिल। हिंदुस्तानी तमिल कैसे हुआ? हिंदुस्तानी तमिल का कहने का अर्थ है कि जब हमारा भारत देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अर्थात वो ब्रिटिश का औपनिवेशिक था, तो औपनिवेशिक काल में भारत से बहुत सारे मजदूरों को पकड़कर बागान में काम करने के लिए श्रीलंका ले गया था। वहीं पर श्रीलंका में ले गए जो भारतीय नागरिक थे वहीं पर बस गए थे। अब उन्हीं की संतान जो है अभी भी श्रीलंका में मौजूद है, तो उन्हीं के संतानों को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं हिंदुस्तानी तमिल, जिनकी जनसंख्या कितना है? 5% है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पूरी आबादी में एक जनसंख्या ईसाइयों का भी है। तो ईसाइयों का पूरा आबादी में कितना जनसंख्या है? तो 7%। अब ये ईसाई लोग जो है सिंगली भाषा भी जानते हैं और तमिल भाषा भी जानते हैं, यानी कि ईसाई लोग सिंगली भाषा भी बोलने जानते हैं और तमिल भाषा भी बोलने जानते हैं, यानी कि ये दोनों भाषाओं को अच्छी खासी ढंग से जानते हैं। और बाकी 1% अन्य लोग जैसे कि हिंदू, मुस्लिम आदि लोग इसमें आ जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम अन्य समुदाय के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि श्रीलंका की राजनीतिक बनावट, शासन व्यवस्था का बनावट कैसा था, उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर सत्ता की सरदारी है या नहीं है। इसको हम लोग देखने का अब कोशिश करते थे। आइए हम लोग देखते हैं श्रीलंका की राजनीतिक बनावट। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं श्रीलंका की राजनीतिक कहानी पर। अगर श्रीलंका की राजनीतिक कहानी पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि श्रीलंका की राजनीतिक कहानी बोलिए या उसके शासन व्यवस्था को बोल लीजिए, अगर हम लोग इसका राजनीतिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था के बारे में अगर बात करेंगे तो वहां पर सबसे पहले हम देख सकते हैं कि वहां पर एक बहुसंख्यक अर्थात अधिक मात्रा में सिंगली लोग थे 74%। अब ये सिंगली लोग का ही जो है शासन व्यवस्था में पूरा का पूरा दबदबा था, अर्थात सिंगली बहुसंख्यक होने के कारण जो है वो अपने बहुसंख्यक बल पर पूरे शासन व्यवस्था में क्या बना लेता है? दबदबा बना लेता है। और इसके साथ साथ जो है सिंगली के जो नेता थे, सिंगली समुदाय के जो नेता थे, उस सिंगली समुदाय के नेता जितना भी लगभग अभी तक कानून बनाई थी उस सारे के सारे कानून किसके पक्ष में थे? वो सब के सब जो है कानून सिंगलियों के पक्ष में ही बना रहे थे। अब इसके साथ जैसे को उदाहरण लीजिए, जैसे 1956 में एक कानून बनाया गया, ठीक है, उस कानून के तहत तमिलों को पूरी तरह से अनदेखा किया गया, दरकिनार कर दिया गया, यानी कि उसमें तमिलों के लिए कुछ भी कानून, कुछ भी नियम नहीं बनाया गया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस 1956 के कानून में सिंगलियों के जो भाषा था उस भाषा को वहां पर राजभाषा का दर्जा दे दिया गया कानून में। इसके साथ साथ इस कानून के तहत जो है सभी सरकारी नौकरियों में हर जगह स्कूल, कॉलेज या नौकरी हर क्षेत्र में जो है इस कानून के तहत किनको प्राथमिकता मिला? तो वो सिंगलियों को प्राथमिकता मिलने लगा। इसके साथ साथ संविधान में जो है सिंगलियों को जो धर्म था, राज धर्म था या जो भी बोल लीजिए धर्म वहां का, पर सिंगलियों को जो धर्म था उस धर्म को पूरी तरह से संरक्षण मिला। सरकार की तरफ से संविधान में संरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। अब इस तरह से हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे संविधान के तहत सारा का सारा फैसला किसके पक्ष में लिया जा रहा था? सिंगलियों के पक्ष में लिया जा रहा था। इसीलिए तमिलों को महसूस होने लगा कि सरकार तो हमारे प्रति कुछ सोच ही नहीं रही है। सारा का सारा कानून व्यवस्था वो किसके लिए है? सिंगलियों के लिए है। तो तमिलों को लगने लगा कि सरकार हमें पूरी तरह से अनदेखा कर रही है, हमें हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है।
तो धीरे धीरे जो है इसी तरह से तमिलों को जो है कानून व्यवस्था में जब समान अधिकार या बोलिए कि उनको पूरी तरह से दरकिनार किया गया और पूरी तरह से जब दबदबा बनने लगा सिंगलियों को, तो तमिल जो है धीरे 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 जो है इन सभी के प्रति, इस सारे कानूनों के प्रति जो है अपने आप को ये महसूस करने लगे कि सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। अर्थात उनको लगने लगा अपने देश में बेगानापन, और उनको लगने लगा कि सरकार हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं सोच रही है। अर्थात इसका परिणाम ये हुआ कि सारे सिंगली लोग मिलकर जो है अपना एक राजनीतिक पार्टी बनाना का कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और इन सारे कानूनों के खिलाफ संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया। अब इसी तरह से धीरे धीरे तमिलों और सिंगलियों के बीच आपसी संबंध का होता गया, बिगड़ता गया और 1980 के लगभग में तमिल लोग जो है कई प्रकार के पार्टियां, अनेक पार्टियां का कर चुके थे, बना चुके थे। आइए हम लोग अब तमिलों को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। समान अधिकार या बोलिए कि उनको पूरी तरह से दरकिनार किया गया और पूरी तरह से जब दबदबा बनने लगा सिंगलियों को, तो तमिल जो है धीरे धीरे जो है इन सभी के प्रति, इस सारे कानूनों के प्रति जो है अपने आप को ये महसूस करने लगे कि सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। अर्थात उनको लगने लगा अपने देश में बेगानापन, और उनको लगने लगा कि सरकार हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं सोच रही है। अर्थात इसका परिणाम ये हुआ कि सारे सिंगली लोग मिलकर जो है अपना एक राजनीतिक पार्टी बनाना का कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और इन सारे कानूनों के खिलाफ संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया। अब इसी तरह से धीरे धीरे तमिलों और सिंगलियों के बीच आपसी संबंध का होता गया, बिगड़ता। इस प्रकार सिंगली समुदाय के नेता जो है एक कानून तथा नए फैसला ने पूरी तरह से किसके पक्ष में कर दिया, सिंगलियों के पक्ष में कर दिया। अब यही पक्ष या यही अनदेखा करने का तरीका, अर्थात इस तरह से जब तमिलों को जब कोई वैल्यू नहीं मिलने लगा, तो तमिलों को जो है पूरी तरह से सरकार के प्रति नाराजगी होने लगी। इसके साथ साथ तमिल लोग अपने आप को देश के अंदर बेगानेपन का एहसास करने लगे, और उन्हें लगने लगा कि हमारे प्रति तो सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। अतः उन्होंने इसके परिणाम स्वरूप तमिलों ने क्या किया कि अपना राजनीतिक पार्टी श्रीलंका में बनाना प्रारंभ कर दिया, और वहां पर अपना राजनीतिक पार्टी बनाकर तमिल लोग जो है, तमिल समुदाय जो है तमिल भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित करने का मांग करने लगे। और उसके साथ साथ जो है तमिल लोग जो है कानून व्यवस्था में शिक्षा, रोजगार आदि सभी चीजों में समान अधिकार की मांग करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से पूरे तमिल समुदाय ने सरकार के कानून के खिलाफ संघर्ष करना का कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और अंततः उन्होंने देखा कि 1980 में अनेक राजनीतिक पार्टियों का उन्होंने गठन कर दिया, और सिंगली समुदाय के कानून के खिलाफ, नियम कानून खिलाफ जो है पूरी तरह से बगावत करना का कर दिए, स्टार्ट कर दिए। और इसका परिणाम हुआ कि सिंगली सरकार के प्रति पूरी तरह से तमिल लोग जो है अब विश्वास करने लगे। अर्थात अब तमिलों को सिंगली सरकार पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं रहा। अब यही इसका परिणाम हुआ कि धीरे धीरे दोनों में संबंध बिगड़ते गए और आपस में टकराव का रूप लेने लगा। अब यही आपस में दोनों समुदाय के बीच टकराव के रूप को हम लोग बोल दिए कौन सी, यानी कि अर्थात बोल दिए कि उन दोनों के बीच गृह युद्ध का हो गया, छिड़ गया। अब गृह युद्ध क्या होता है, तो किसी मुल्क में रह रहे विभिन्न समुदाय के बीच जब आपसी टकराव या मार काट की संभावना जब बन जाता है विभिन्न समुदायों के बीच, तो हम इसको बोलते हैं गृह युद्ध। अब देखिए गृह युद्ध वहां पर, अर्थात श्रीलंका में पूरी तरह से तमिलों और सिंगलियों के बीच जो है पूरी तरह से गृह युद्ध छिड़ गया। और ये टकराव इतना ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया कि हजारों हजार की संख्या में लोग जो है मारे जाने लगे। अब ये इतना आतंक बढ़ गया वहां पर कि इस आतंक के कारण जो है हजारों गर्दनें कटे, हजारों परिवार उजड़ गए,
हजारों की धन संपत्ति बर्बाद हो गए। इसके साथ साथ जो है ये आतंक इतना छा गया था कि वहां के लोग जो है अपने श्रीलंका को छोड़ने पर भी विवश हो गए और कितना अपने श्रीलंका देश को छोड़कर दूसरे देश में शरणार्थी होने लगे। अर्थात यहाँ पर पूरा तरह से जो है श्रीलंका में आतंक का माहौल छा गया। लोग एक दूसरे को जब चाह रहे हैं तब जो है काट रहे हैं, मार रहे हैं, गर्दनें उड़ा रहे हैं, हजारों की संख्या में गले कट रहे हैं। इस तरह से वहां पर जो है गृह युद्ध पूरी तरह से छिड़ गया। अंततः ये गृह युद्ध जो है जाकर 2009 में जो है ये गृह युद्ध धीरे धीरे जाकर थमी। अंततः वहां पर गृह युद्ध का अंत कब हो गया? 2009 में हुआ। अब आप यहाँ पर डिसाइड करके बताइए, निर्णय लेकर बताइए बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से कि यदि अगर श्रीलंका की सरकार अगर चाहती, सिंगली सरकार अगर चाहती, तो वो बेल्जियम की तरह ही सभी समुदायों के बीच सत्ता में जो है विभिन्न समुदायों को बराबरी का भागीदार बनाकर आसानी से ये गृह युद्ध जैसी समस्या खत्म कर लेते हैं और आपस में साझेदारी कर कानून व्यवस्था को चलाना प्रारंभ कर देते हैं। तो आई होप कि आप ये पूरी समस्या को समझ रहे होंगे। तो आइए हम लोग अगला कंसेप्ट पर बात करते हैं और देखते हैं कि श्रीलंका और बेल्जियम के राजनीतिक कहानी में क्या विभेद है। बेल्जियम राजनीतिक कहानी, बेल्जियम और श्रीलंका के पूरा कहानी से हम लोग को क्या परिणाम मिला? तो बेल्जियम की सरकार ने सभी समुदायों को बराबरी शासन व्यवस्था में बराबरी का सम्मान दिया। और वहीं पर अगर हम श्रीलंका का बात करेंगे तो श्रीलंका जो है सभी समुदायों में सिर्फ और सिर्फ सिंगलियों को बढ़ावा और दबदबा बनाने के लिए बोला या उसको सिंगलियों का बढ़ावा दिया। अब उसी में देखिए बेल्जियम जो है सभी को एक समान अधिकार दिया। क्यों? क्योंकि बेल्जियम की सरकार को कहना था कि यदि अगर हमारे देश में सभी समुदायों के बीच अगर एकता बनाई रखनी है तो इसके लिए सबसे ज्यादा महत्व है कि हम सभी समुदायों को सम्मान करेंगे। बिना सभी को सम्मान किए बिना देश के अंदर सभी समुदायों के बीच एकता संभव नहीं है। इसलिए बेल्जियम की सरकार ने सभी को क्या करता है? सम्मान देता है। और वहीं पर अगर हम बात करें श्रीलंका का, तो श्रीलंका का अगर दिया सभी समुदायों को बढ़ावा सम्मान अधिकार ना देकर सिर्फ सिंगली समुदाय को बढ़ावा दिया। और वहां पर जो है इस तरह से देख सकते हैं कि हर जगह सिंगली को प्राथमिकता, स्कूल कॉलेज जॉब नौकरी जितना भी चीज है हर जगह प्राथमिकता किसका दिया? सिंगलियों को दिया। वहीं पर जो है बेल्जियम हर समुदाय को सभी क्षेत्रों में या स्कूल हो या कॉलेज हो या जॉब हो हर क्षेत्रों में सभी को सम्मान अधिकार दिया। वहीं पर अगर हम बात करें तो बेल्जियम जो है सभी के सहमति पर कानून व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था बना दिया। वहीं पर अगर हम बात करें श्रीलंका में तो श्रीलंका जो है सिर्फ और सिर्फ सिंगलियों की बातों को सुनता था और तमिलों की बातों को दरकिनार कर देता था, अनदेखा कर देता था। इसके कारण यहाँ पर सभी के बीच नाराजगी, सिंगली और तमिल के बीच नाराजगी छिड़ता गया और ऊपर से ले लिया और उन दोनों के बीच होने लगा टकराव। और ये धीरे धीरे टकराव जो है बदल गया गृह युद्ध में। परिणाम हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग डर के मारे अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में शरणार्थी हो गए। वहीं पर इसका परिणाम अगर देखेंगे तो इन्होंने ऐसा सुव्यवस्था अपनाया कि वहां पर सभी मिलजुल कर रहने लगे, है ना, खुशहाल जीवन अपना जीने लगे। इस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी था। इसके माध्यम से हम लोग समझ पाए कि बेल्जियम जो है पूरी तरह से अपने देश में सत्ता के साझेदारी अपनाया और जबकि श्रीलंका जो है सत्ता के साझेदारी ना अपनाने के कारण जो है यहाँ के लोगों में पूरी तरह से आपसी में टकराव, नाराजगी और गृह युद्ध रूप ले लिया। अर्थात इस तरह से हम कह सकते हैं कि सत्ता के साझेदारी जो होता है किसी भी देश के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए रीढ़ की हड्डी है ना। इसके बिना किसी भी देश को लोकतांत्रिक होने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आप पूरी कथा को, कहानी को समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि सत्ता की साझेदारी किसी भी देश में क्यों जरूरी है। तो मिलता है अगले वीडियो में। आज के लिए क्लास यहीं तक रहेगा।